नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेलो आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 16 नवंबर 2023, दिन है बुधवार। ठीक है, तो दोस्तों आज के दिन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं उनके एमसीक्यू को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर है, ताकि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस करंट अफेयर्स के साथ में हो सके। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम देखेंगे, जीन एडिटिंग की जो भी टेक्नोलॉजीज है वो देखेंगे, बिरसा मुंडा के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं डेली बेसिस पे आते हैं। ठीक है, और इनका कंपाइलेशन भी वीकली आता है और मंथली आता है। ठीक है, तो आप रिवीजन के लिए उन सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जंगली बाघों को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत वर्ष 2010 में ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया था। ऑप्शन 2, जीटीआरपी टाइगर रेंज देशों के तहत वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को 3 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑप्शन 3, जीटीआरपी 2.0 वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे के साथ संरेखित है, जो टीआरसी यानी टाइगर रेंज देशों को वैश्विक लक्ष्यों के साथ बाघ संरक्षण को एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें दोस्तों हमको जो सही ऑप्शन है उसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिएगा थोड़ी देर के लिए और फिर से सारे प्रश्नों को जो सारे जो ऑप्शंस हैं उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद हम लोग जो है इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर होगा कि जो पहला विकल्प था कि विश्व बैंक द्वारा इसको चालू किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2010 में किया गया था। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो था कि टाइगर रेंज देशों के तहत वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की आबादी 2 गुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, जबकि ऑप्शन में क्या था? 3 गुनी था, इसीलिए कथन 2 जो है वो गलत हो जाता है यहाँ पर, है ना। और आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो प्रोग्राम है जीटीआरपी यानी कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ये दोस्तों ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है ना, ये एक संस्था है। ये वर्ष 2010 में विश्व बैंक के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट जो आपको याद रखना है कि 2010 में जो प्रोग्राम हुआ था, है ना, जहाँ पर ये प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई थी कि बाघों की संख्या को वर्ष 2022 तक दोगुना करना है, उस घोषणा का जो नाम था उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। ठीक है, अब सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, आप इसको एक बार जाके मैप में ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, पर उस पर जाने से पहले एक बार आंसर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ठीक है, पहला विकल्प सही था, हमने देखा। दूसरा गलत था क्योंकि यहाँ पर 3 गुना की बात की गई है, जबकि वास्तव में है कितना? 2 गुना है। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों कि ये वैश्विक जैव विविधता ढांचे के साथ संरेखित है, इसका 2.0 वर्जन, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। इसमें केवल 2 सही है। इसके बारे में और डिटेल आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटी और गवर्नेंस की दृष्टि से, है ना। न्यायपालिका और जो विधायिका है या फिर सरकार कह लीजिए, उनके बीच में निरंतर इस चीज़ को लेकर के संघर्ष चलता रहा है। ठीक है, तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, यूएपीए आपराधिक कानूनों के लिए एक वैकल्पिक संरचना पेश करता है जिसमें आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांतों को उलट दिया जाता है। विकल्प 2 है, यूएपीए के तहत जमानत से इनकार करने के मानदंड के लिए न्यायालय को आश्वस्त होना होगा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। ठीक है, सही विकल्प हमको इसमें से चुनना है। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करिएगा
और सारे विकल्पों को पढ़िए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर भी सॉल्व करिए। देखिए आपने क्या आंसर चुना था और यहाँ पर क्या आंसर है। इससे आपको याद रखने में जो है थोड़ा आसानी रहेगा फिर आगे फैक्ट को, क्योंकि यहाँ आप गलती करेंगे तो वो चीज़ फिर माइंड पे थोड़ा इम्पैक्ट करती है, लंबे समय तक याद रहती है। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूएपीए एक वैकल्पिक आपराधिक कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। आपराधिक कानूनों के सामान्य सिद्धांत उलट जाते हैं, ठीक है। इसीलिए विकल्प एक जो है वो बिल्कुल सत्य है। और देखेंगे दोस्तों डिटेल इसका, तो राज्य को आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा और जमानत के लिए कड़ी शर्तों में छूट देकर यूएपीए राज्य को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की तुलना में अधिक शक्तियां देता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं दोस्तों आगे। ये अधिनियम 1967 में अधिनियमित किया गया था, है ना। और वर्ष 2008 और 2012 में सरकार ने इसको और मजबूत कर दिया था, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा विकल्प है उसके तहत जो बात की गई थी कि जमानत से इनकार करने की कसौटी यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, अतः कथन 2 जो है वो सही है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है दोस्तों ये एक केस से निकल कर आई है, और अगर आपको GS2 पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए जो आप अपने आंसर में कोट करेंगे। कुछ ऐसे केसेस होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट्स के ऐसे जजमेंट्स होने चाहिए जिसको आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं, ताकि आपके उत्तर में प्रामाणिकता जो है वो झलके, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों प्रीलिम्स की दृष्टि से भी हो सकता है कि केसेस और उनका जो मामला है वो पेयर में दे दें, है ना, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते कौन सा केस था दोस्तों। NIA बनाम जहूर अहमद वटाली मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत प्रावधानों को सख्ती से पढ़ा, यह मानते हुए कि न्यायालयों को केवल इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जमानत से इनकार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है और सबूत की प्रामाणिकता या स्वीकार्यता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यूएपीए के तहत जब मामला दर्ज होता है तो यहाँ पर देखिए आपराधिक कानूनों के सामान्य सिद्धांत को उलट दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। यूएपीए के बारे में अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की भी डेली की सीरीज़ चलती है दोस्तों न्यूज़ की, उसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है इसी चैनल पर, कल पहली क्लास हुई थी उसकी, आज दूसरी क्लास होगी, तो वहाँ पर भी ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक, क्रिस्पर Cas9, RNA इंटरफेस यानी कि RNAi, और चौथा है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग, जो कि क्लोनिंग में यूज़ होता है। उपर्युक्त में से कौन से जीन एडिटिंग तकनीकें नहीं हैं दोस्तों, ये बताना है कि कौन सी नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये जो चारों विकल्प हैं ये चारों के चारों जीन एडिटिंग तकनीकें हैं, ठीक। पर यहाँ पूछा कि कौन सी नहीं है, तो इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो जीन एडिटिंग तकनीक ना हो, इसीलिए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प हो जाएगा डी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और जीन एडिटिंग तकनीकें हैं जिनको हम लोग देखते हैं, और इन सब के डिटेल्स भी देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये चारों ही आएगा। इसके अलावा या इससे मिलता जुलता भी जो टॉपिक है उसको हम लोग को साथ में कवर करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबको एक एक करके समझते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है। इस तकनीक में एक जीव से विशिष्ट DNA खंडों को अलग करना और काटना तथा उन्हें दूसरे जीव के DNA में जोड़ना शामिल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक किसी विशेष प्रजाति से एक जीन लेना और उसको किसी दूसरे जीन में जोड़ देना, ठीक है। इसका डिटेल आप यहाँ पे और अच्छे से पढ़ सकते हो। क्रिस्पर Cas9 प्रणाली वैज्ञानिकों को विशिष्ट DNA अनुक्रमों को सटीक रूप से लक्षित और संशोधित करने में सक्षम बनाती है। इसका उपयोग बैक्टीरिया से लेकर पौधे एवं जानवरों के रूप में जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला में जीन जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दो और तकनीकें हैं, टैलेंस और RNA इंटरफेस। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, सिंपल लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और तकनीकें हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आराम से पूरा स्लाइड पढ़िए, देखिए आपको क्या पता था क्या नहीं पता था। जो नहीं पता था उनको अपने नोट्स में
ऐड करिए, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे जो है आपका नोट्स एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट बनता है। ठीक है, ये तीसरी स्लाइड है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी मेजर जो न्यूज़ में होते हैं और न्यूज़ में नहीं भी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वैसे सारे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ को हम लोगों ने एक जगह पे ला के रख दिया है। तो आप स्लाइड्स को रोक रोक के अच्छे से आंसर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प 1, इस योजना के तहत चयनित प्रतिभागियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीरों के रूप में नामांकित किया जाएगा। विकल्प 2, अग्निपथ योजना विशेष रूप से अधिकारी रैंक के कमीशन कर्मियों पर लागू होती है। विकल्प 3, इस योजना के तहत अग्निवीर को एक मुश्त सेवा पैकेज प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है, कितने सही है ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अग्निपथ योजना जो है लगातार न्यूज़ में है ना। मुझे लगता है कि क्योंकि आप सब लोग रोजगार की तलाश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अग्निपथ योजना के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चीज़ है ये 5 वर्ष ना होकर के 4 वर्ष है। ठीक है, 4 ईयर है ये चीज़ आपको पता होगी, इसीलिए विकल्प 1 गलत हो जाएगा। विकल्प 2 देखेंगे दोस्तों, जिसमें बात की गई है कि अधिकारी रैंक के कमीशन कर्मियों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके लिए एनडीए एग्ज़ाम लेती है, हम लोगों को पता है। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो कौन लेता है दोस्तों, यूपीएससी ही लेती है। ठीक है, तो विकल्प 2 भी गलत है, यानी विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों गलत हैं। विकल्प 3 में जो एक मुश्त सेवा निधि की बात की गई है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो कथन 3 सही होगा, लेकिन हम जब विकल्प चुनेंगे तो हम क्या चुनेंगे कि इसमें से कितने सही है, तो इसमें से केवल एक सही है। वो कौन सा एक है, वो है विकल्प 3। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो अग्निपथ योजना के बारे में परिचय है। ठीक है, इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, है ना। 25% जो कर्मी होंगे उनको 15 वर्ष के लिए उनके सेवा का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, बाकी 75% लोगों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा 4 वर्षों के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अधिकारी रैंक से नीचे के गैर कमीशन कर्मियों पर लागू होती है। ठीक है, इसीलिए कथन 2 जो था वो गलत था। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो लाभ क्या क्या मिलता है इसमें, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, इससे लगातार क्वेश्चन बनने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि सरकार के स्टेटमेंट्स बार बार इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, पहला है 4 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए की एकत्रित सेवा निधि प्रदान की जाएगी, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल होगा। साथ ही उन्हें 4 वर्ष के लिए 48 लाख रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा भी मिलेगी। मृत्यु के मामले में 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाएगा, जिसमें सेवा की शेष अवधि तक का वेतन शामिल होगा। 4 वर्ष बाद नौकरी छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सरकार मदद करेगी। उन्हें कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। अतः जो कथन 3 है, जो विकल्प 3 है वो सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है, मेंस के सिलेबस में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो ट्राइबल आंदोलन है, जो जनजातीय आंदोलन है, उनसे लगातार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, और बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प 1, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने तथा सामाजिक परिवर्तनों को शामिल करते हुए पाइका आंदोलन की शुरुआत की। विकल्प 2, बिरसा मुंडा ने बिरसाइट विश्वास की शुरुआत की। वे एक आदिवासी नेता के रूप में उभरे और ब्रिटिश रूपांतरण प्रयासों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ तक तो जो चीज़ें लिखी गई है बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने पाइका आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने शुरू किया था उलगुलान, है ना। विकल्प 2 जो है दोस्तों, इसमें जो टर्म की बात की गई है बिरसाइट, ये बिल्कुल सही है ना। तो विकल्प 2 सही होगा और विकल्प 1 गलत होगा। हमको सही चुनना है, तो केवल 1 जो है वो सही होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा। भारत के प्रधानमंत्री ने छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति से संबंधित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को
उनकी जयंती यानी कि 15 नवंबर 1875 जो था इनका जयंती था, पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को औपनिवेशिक कानूनों का विरोध और लगान देने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध, धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तनों को शामिल करते हुए उल गुलान आंदोलन की शुरुआत की। फिर देखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक उपस्थिति और आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के मिशनरियों के प्रयास के जवाब में बिरसा मुंडा ने बिरसाइत विश्वास की शुरुआत की। वे एक आदिवासी नेता के रूप में उभरे और ब्रिटिश रूपांतरण प्रयासों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो ये आज क्वेश्चन वाला सीरीज़ है ना, डेली न्यूज़ का, वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है। इसका लेक्चर 1 अपलोड हो गया है। क्लासेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है दोस्तों, प्रीलिम्स की दृष्टि से ही ध्यान में रख करके बनाई गई है। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि करंट अफेयर्स जब हम लोग करेंगे किसी भी टॉपिक को, तो उसके स्टैटिक के जो भी टॉपिक होगा उसको एक साथ पूरा कवर करेंगे। ठीक है। और दूसरा जो है कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से शुरुआत होगा इसका। प्रीलिम्स के लिए इतना ही काफ़ी होगा दोस्तों। जो टॉपिक्स हम कवर कराएंगे वो आपको कट ऑफ पार कराने में पूरा ये है कि अगर आप उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करते हैं तो प्रीलिम्स आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। फिर आपको अलग से कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ है। और एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि हम लोग इतना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर कोई ऐसा ज्ञानबाजी वाला बात नहीं चलता है, ना कोई फालतू मोटिवेशन वाली बात चलती है। हम लोग प्योर कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं और वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपके काम आने वाली है। कोई मोटिवेशन का लेक्चर या फिर कोई ज्ञानबाजी आपके किसी काम नहीं आने वाली। आपका नॉलेज ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा, आपका इंटेलिजेंस ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। ठीक है। तो धोखे में नहीं पड़िएगा, अच्छे से पढ़िए। ठीक है। हम लोग आपके साथ रहेंगे पूरे एग्ज़ाम तक। ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसका जवाब भी देंगे आपको। ठीक है। और कंटिन्यू रहिए दोस्तों। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं प्रीलिम्स को, लगभग 190 डेज बचे होंगे। तो 190 दिनों में इतनी परफेक्ट तैयारी करनी है कि हिंदी मीडियम के लिए जो भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, इंटेलिजेंस के लेवल पे, उन सबको हम लोग एक साथ यहाँ पर कवर कर पाए। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।